नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हाल ही में वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में राकेश झुनझुनवाला जी ने बड़ी मात्रा में शेयर्स उठाए हैं। तो आज हम देखेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशंस, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ 1968 जनवरी 1968 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो इसका नाम था ब्लोप्लास्ट लिमिटेड, बीपीएल। ये जनवरी 1968 में, और इसका नाम था ब्लोप्लास्ट। और इनको शुरू करने वाले थे मिस्टर दिलीप पीरामल। दिलीप पीरामल फैमिली के बेटे हैं। जो पीरामल एंटरप्राइजेज है, मिस्टर अजय पीरामल, वो इनके छोटे भाई हैं, और इनके एक और बड़े भाई हैं। 3 भाई थे ये लोग, और जो बड़े भाई हैं वो अब नहीं रहे हैं। और ये नंबर 2 यानी कि दिलीप पीरामल जी 1968 में इन्होंने ब्लोप्लास्ट के नाम से ये कंपनी स्टार्ट करी थी, और 1972 में ये फैमिली से अलग होकर पूरी तरह से इस कंपनी में लग गए थे। कंपनी का कारोबार उस समय था कि ये लोग केवल हार्ड लगेज बनाते थे, यानी कि जो आपने देखा होगा आजकल कपड़े की लगेज और जो एक हार्ड लगेज होती है वो लगेज ये बनाते थे। और कंपनी काफ़ी अच्छा करती थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय काफ़ी बड़ा मार्केट नहीं था। तो अगर हम बात करते हैं तो अपने 70s 80s में भी ये कंपनी की अपनी लीडरशिप थी। हालांकि लगेज मार्केट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर करते थे उस समय भी। लेकिन इस कंपनी में काफ़ी बड़े बदलाव आए जब दिलीप पीरामल जी की छोटी बेटी, यानी कि बीच वाली बेटी, इनकी 3 बेटियां, उसमें से जो बीच वाली बेटी है राधिका पीरामल, उन्होंने 2010 में कंपनी की कमान संभाली। राधिका पीरामल ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली थी, बैचलर्स, एमबीए करा था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, और काफ़ी यंग और एनर्जेटिक थी उस समय। इन्होंने 2010 में, हालांकि इन्होंने 2001 में भी कंपनी ज्वाइन करी थी, लेकिन कुछ साल काम करके केवल सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये एमबीए करा, उसके बाद इन्होंने जॉब करी है, और फिर से इन्होंने जब कंपनी ज्वाइन करी और अपने फादर को रिप्लेस करा, और पूरी तरह से कमान इनके हाथों में आ गई थी। फिर तब हमने देखा कि इन्होंने बहुत सारे नए ब्रांचेस लॉन्च करें, और साथ ही साथ अपनी कंपनी की जो एक इमेज थी वो पूरी तरह से बदलने की कोशिश करी। ये बहुत सारे कलर्स लेके आए। आप देखते होंगे कि इनके बैग्स में, लगेजेस में बहुत कलरफुल स्प्लैश वैरायटी, तो ये सब यही लेके आई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो बॉलीवुड स्टार्स थे उनसे अपने ब्रांड्स का एंडोर्समेंट कराया था। तो काफ़ी सारे इन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को रोप इन करा था, जिससे कि ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी बने, और काफ़ी अच्छा इन्होंने ब्रांडिंग में काम करा था। हालांकि कुछ पर्सनल कारण की वजह से ये भी 2017 में लंदन चली गई, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी और लंदन में ही सेटल हो गई। उसके बाद इस कंपनी की जो कमान संभाली वो संभाली है मिस्टर संदीप घोष ने। तो मिस्टर घोष अभी इनके करंटली एमडी हैं, और इनके बारे में बात करें तो ये प्रीवियसली सैमसंगाइट में थे। सैमसंगाइट में ये काफ़ी अच्छा इन्होंने काम करा है। सैमसंगाइट जब इंडिया में आई तो उसको इंडिया में अच्छी पकड़ दिलाने के लिए इनका बेहद इम्पॉर्टेंट रोल था, और पिछले 4-5 सालों से ये वीआईपी में ही काम कर रहे थे, सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीज़न को हेड करते थे। और जब उनकी बेटी ने ये पद छोड़ा तो उसके बाद इन्होंने ये पद आके संभाला। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो लगेज इंडस्ट्री है उसमें 3 तरह के बैग्स होते हैं: ट्रैवल बैग्स, बिजनेस बैग्स, कैजुअल बैग्स। ट्रैवल बैग्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? ट्रॉलीज, सूटकेसेस, डफल बैग्स, रोलिंग टोट्स, ब्रीफकेस। बिजनेस बैग्स में आते हैं ब्रीफकेस एंड कंप्यूटर बैग्स। और कैजुअल बैग्स में हमारे बैकपैक, शोल्डर बैग्स, व्हील्ड डफल बैग्स। सो डफल बैग्स वो बैग्स होते हैं जो हम लोग जनरली कैरी करके ले जाते हैं, जो बड़े बड़े बैग्स आजकल चलते हैं। बैकपैक आप सभी को पता है, जो पीछे हम टांग सकते हैं। तो ये सब जो कैजुअल बैग्स हैं, और जो कंप्यूटर बैग और ब्रीफ केस आते हैं वो बिजनेस बैग्स में आ जाते हैं, और बाकी ट्रॉली बैग, सूटकेसेस, डबल बैग्स और रोलिंग टोट्स। अगर हम देखते हैं तो ट्रैवल बैग्स का आप देख सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडस्ट्री में।
कैटेगरी शेयर इन ग्लोबल लगेज इंडस्ट्रीज 40%, यानी कि ट्रेवल बैग्स का हमारा 40% का मार्केट शेयर है पूरी इंडस्ट्री में। 40% का मार्केट शेयर है बिजनेस बैग्स में, यानी कि ब्रीफ केसेस और कंप्यूटर बैग्स में। तो आप देख सकते हैं 40% इन दोनों का शेयर है। और जो डेली यूज़ और लीजर ट्रेवल के लिए है कैजुअल बैग्स, उनका जो मार्केट शेयर है वो 20% है। अगर हम इस मार्केट की बात करते हैं तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडिया और चाइना मेजरली इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला है विद मोर देन 6%। और जो पूरा मार्केट है, पूरी इंडस्ट्री है, वो $19 बिलियन से 2023 तक $27 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली थी। हालांकि एस्टिमेटेड पहले के हैं, और कोरोना के बाद क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला है, तो जो बैग्स की इंडस्ट्री है, जो हमारी लगेज इंडस्ट्री है, उसमें भी हमें काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये एस्टिमेट्स हो सकता है सही नहीं बैठे अब, और ये अपने 27 बिलियन से कम रहेंगे। अगर हम देखते हैं कि कितना परसेंट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड शेयर है, तो करीब 40% शेयर इनका ऑर्गेनाइज्ड है और 60% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, 60%, यानी कि मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड में जो 40% है, उसमें केवल 3 ही मेन प्लेयर्स हैं। एक है सैमसोनाइट, एक है वीआईपी और एक है सफारी इंडस्ट्रीज़। अगर हम उनके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें जो हिस्सा है वो वीआईपी का है। वीआईपी का इसमें करीब 46 to 50% हिस्सा है, यानी कि आधा हिस्सा वीआईपी के पास है। सैमसोनाइट का 32% हिस्सा है और सफारी का हिस्सा है 15%। इसमें बहुत छोटी पोर्शन में अदर्स भी हैं 7%। हालांकि अदर्स का पोर्शन काफ़ी कम है, और ये इन 3 प्लेयर्स ने ही डोमिनेट करा है इस इंडस्ट्री को, और जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर या लीडर हम कह सकते हैं वो वीआईपी है। अगर आप दिलीप पीरामल जी को सुनेंगे तो उनका कहना ये है कि सैमसोनाइट जिस भी कंट्री में जाती है उस कंट्री में लीडर बन जाती है, यानी कि इनकी प्रेजेंस अगर 100 से भी ज़्यादा देशों में है तो ये वहाँ जाके लगेज इंडस्ट्री में लीडर बन गए। लेकिन इंडिया में ये अभी भी डिस्टेंट सेकेंड है, यानी कि कुछ दूरी से सेकेंड है, और वीआईपी अपनी लीडरशिप मेंटेन करे हुए है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हम कस्टमर क्या चीज़ें देख के अपनी शॉपिंग कर रहा है या ये बैग्स खरीद रहा है। सबसे पहले क्वालिटी, रिटेलिंग, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, वारंटीज़, आफ्टर सेल्स सर्विस। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिसको देख के कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। रिटेल का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि हाइपर मार्केट्स, मॉल्स, ईबीओज, एमबीओज, इस तरह के ई कॉमर्स शॉप्स के थ्रू। प्रोडक्ट इनोवेशन, किस तरह से आप नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जैसे कि हाल ही में ये काफ़ी वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए कलर्स आ रहे हैं जो कि फीमेल और चिल्ड्रंस को अपील करने के लिए हैं। किस तरह से आप वारंटीज़ दे रहे हैं और किस तरह से आप आफ्टर सेल्स सर्विस दे रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू वाइज मार्केट शेयर बात करते हैं तीनों प्लेयर्स की, तो आप देख सकते हैं कि वीआईपी का हिस्सा 49% है, और वीआईपी 50% के साथ लीडर है। 35% सैमसोनाइट और अप्रॉक्सीमेटली 15% सफारी। तो इस रेशो में ये तीनों काम करते हैं। अगर हम इनकी मार्जिन्स की बात करते हैं तो सैमसोनाइट बेस्ट मार्जिन्स कमाता है, क्योंकि सैमसोनाइट ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचता है। तो सैमसोनाइट के मार्जिन्स जनरली जो रहते हैं वो आप देख सकते हैं 17%, 16%, 17, 15, और इनके मार्जिन्स हालांकि रिसेंटली पिकअप होने शुरू हुए हैं, 15-16% आने लगे हैं, लेकिन पहले हमेशा इनके मार्जिन्स कम रहते थे। और सफारी क्योंकि और लोअर एंड प्रोडक्ट्स में है तो उनके मार्जिन्स और कम हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने बात करी लगेज इंडस्ट्री की ट्रैवल बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कि लगेज इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है बेस्ड ऑन देयर प्राइसेस। पहला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे मास। मास वो पार्ट है जहाँ पे हम इकोनॉमी के बहुत सारे लोगों को केटर करते हैं, और यहाँ पे प्राइस पॉइंट जो होते हैं वो 3000 रुपये के कम होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इसको केटर करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो डार्क ब्लू में ब्रांड्स है ये सब हमारे वीआईपी के ब्रांड्स हैं, और जो भी ये ऑरेंज में ब्रांड्स हैं ये सब सैमसोनाइट के ब्रांड्स हैं।
तो आप देख सकते हैं कि सैमसोनाइट के ज़्यादातर ब्रांड्स कहाँ आते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में। तो मास को केटर करने वाला जो ब्रांड है वीआईपी का, उसको हमने क्या नाम दिया है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इनकी एक ब्रांड है जो कि मास को केटर कर रही है। इकोनॉमी को केटर करने वाली इनकी जो ब्रांड है वो एरिस्टोक्रैट और स्काई बैग्स है। हालांकि आप देख सकते हैं स्काई बैग्स थोड़ा ओवरलैप है, यानी कि स्काई बैग्स के प्रीमियम या इकोनॉमी प्रोडक्ट्स भी आते हैं और मास प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो सिमिलरली हम मल्टीपल ब्रांड्स देख रहे हैं जो दोनों को केटर कर रहे हैं। जैसे कि कैमलिएंट इनका जो ब्रांड है सैमसोनाइट का, वो दोनों को केटर कर रहा है। सफारी भी ब्रांड दोनों को केटर कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन या इकोनॉमी वाइज हम लोग देख सकते हैं किस तरह से ब्रांड्स बटी हुई हैं। लेकिन अगर हम एक मोटा देखना चाहेंगे तो सफारी केटर करती है सबसे ज़्यादा मास को, वीआईपी केटर करती है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को, और सैमसोनाइट केटर करती है सबसे ज़्यादा प्रीमियम को। तो प्रीमियम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस रेंज 6000 से ऊपर है, और आप देख सकते हैं 6000 से ऊपर वाले में ये रूल करती है कौन, सैमसोनाइट। अमेरिकन टूरिस्टर, सैमसोनाइट, लिपोल्ट, ये सभी ब्रांड्स जो हैं इनकी प्रीमियम ब्रांड्स हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड है। हालांकि वीआईपी ने रिसेंटली कार्ल्टन नाम से जो ब्रांड एक्वायर करी थी 2004 में इंग्लैंड में, उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे कार्ल्टन एज नाम से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिनमें ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अगर आपके फ्लाइट्स में बैग ख़राब हो जाते हैं तो ये लोग घर पे जाके आपके बैग को चेंज करेंगे। तो ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्राइस भी इनके अच्छे रहते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनके ये प्रोडक्ट्स बिकें क्योंकि ये हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनकी डिफरेंट ब्रांड्स हम बाद में समझेंगे किस ब्रांड में कि किसको केटर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है कि बेस्ड ऑन प्राइस रेंज किस तरह से लगेज में अलग अलग पार्ट्स बटे हुए हैं, एक मास में, एक इकोनॉमी में और एक प्रीमियम में, और किस तरह से हर ब्रांड डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को केटर करती है। जो सफारी और मैग्नम ब्रांड्स है, ये सफारी की ब्रांड्स है। अब हम देख सकते हैं, हमने बात करी किस तरह से इनकी डॉटर ने आके बहुत सारे फिल्म स्टार्स को रोपिन करा अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें आलिया भट्ट का फोटो है विद अ कैप्रीसी बैग। तो स्काई बैग्स के लिए इन्होंने वरुण धवन को रोपिन करा, कैप्रीसी के लिए आलिया भट्ट को रोपिन करा, विजेंद्र सिंह को रोपिन करा, कार्ल्टन के लिए वीआईपी बैग्स के लिए ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, करीना कपूर, अरिस्टोक्रैट के लिए रोहित शर्मा और आर अश्विन। तो सभी ब्रांड्स के लिए इन्होंने अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए बेस्ड ऑन कि उस ब्रांड की क्या क्वालिटी है, वो किस रेंज में लाई करता है, और उसी तरह से उसको ब्रांड पोजीशनिंग करी उसकी। अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडर्स है इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग स्पेंड। ये अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ द सेल्स अपने मार्केटिंग और सेल्स पे खर्चा करते हैं हर साल ज़रूर, क्योंकि इनको अपनी ब्रांड मेंटेन करनी है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे फिल्मी सितारों को लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए। तो अगर हम देखते हैं कि क्या क्या वीआईपी ने ऐसा करा कि जिनसे इनकी ब्रांड काफ़ी बढ़ी और इनकी सेल्स बढ़ती गई कंपनी की, तो जो इनकी वीआईपी की ओल्डेस्ट ब्रांड थी अल्फ़ा एंड वीआईपी, उसको इन्होंने दोबारा से रीलॉन्च करा या रिवैम्प करा हम कह सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे इसके कैंपेन्स बनाए और किस तरह से ये एक कोर वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्न फैमिली, यानी कि जो इनकी वीआईपी ब्रांड है वो काफ़ी हद तक एक फैमिली ब्रांड मानी जाती है। बेसिकली वीआईपी जो है वो हार्ड लगेज ज़्यादा बनाते हैं और उसमें वो एक फैमिली को टारगेट कर रहे हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने जा रही है, घूमने जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने रोपिन किया था सैफ अली खान, करीना कपूर को एज ब्रांड एम्बेसडर्स। स्काई बैग्स में हम देख सकते हैं ये लोग काफ़ी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको केटर करना चाहते हैं, और इनका जो बैकपैक कैटेगरी है उसमें ये लीडर हैं। स्काई बैग्स अपनी कैटेगरी में लीडर है। आप देख सकते हैं इनका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 25 से 30% रहा है पिछले 5 सालों में। जो इनकी कैप्रीसी ब्रांड है वो इन्होंने विमेन के लिए लॉन्च करी है, और विमेन के लिए लॉन्च करने का इनका जो मेन मकसद था, इन्होंने देखा जो इनकी ट्रेडिशनल लगेज थी वो आदमी आता था वो काफ़ी 5 to 7 ईयर्स के बाद आता था। बेसिकली आप कहीं जाएंगे तो लगेज अपनी रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स निकालें जो कि जल्दी जल्दी खरीदे जाएं। तो उसमें ये इन्होंने लॉन्च करे जो स्काई बैग्स में बैग्स आते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, वो हर 1 साल 1.5 साल में उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जो वुमेन के बैग्स होते हैं, वुमेन एटलीस्ट 8 to 10 बैग्स रखती हैं जो अच्छे गुड फैमिली की, जिनका हाई इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप में रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये
जल्दी जल्दी से हैंड बैग्स चेंज करते रहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसकी डिमांड रिपीटेडली आती रहेगी, रेगुलरली आती रहेगी। तो इन्होंने कैप्रीसी लॉन्च करा जो कि फीमेल में बहुत ही फेमस ब्रांड है, और आप देख सकते हैं जो इसका ग्रोथ रेट रहा है वो 30 to 35% रहा है सिंस इट्स लॉन्च। 2013 से ये 30 से 35% से ग्रो कर रहा है। इसकी सेल्स FY18 में ही 100 करोड़ को पार कर चुकी है। तो यानी कि ये करंटली 100 करोड़ से भी ज़्यादा के बैग्स बेचते हैं केवल कैप्रीसी के अंडर। 2017 में इन्होंने बांग्लादेश में प्लांट स्टैब्लिश करा। बेसिकली अगर हम इनका बिजनेस मॉडल बात करते हैं तो ये हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज दो तरह की लगेजेस बेचते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। जो हार्ड लगेज है वो कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है काफ़ी हद तक, लेकिन जो सॉफ्ट लगेज है वो कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती है। तो चाइना से इंपोर्ट करने में कंपनी की मार्जिन्स कम हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रही थी, साथ ही साथ सरकार ने इनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो उसकी वजह से इनकी मार्जिन्स कम होने लगी। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, बांग्लादेश में अपने प्लांट को सेटअप करा और चाइनीज़ वेंडर्स पे इनकी डिपेंडेंसी कम हो गई। साथ ही साथ कंपनी की इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में इनको चीप लेबर मिली और इम्पोर्ट ड्यूटी भी इनकी बच गई। तो इस वजह से हमने देखा कि ये बांग्लादेश में इन्होंने प्लांट लगाया जो कि रिसेंटली इनको काफ़ी काम आ रहा है। जब कोरोना की स्थिति चाइना में काफ़ी ख़राब थी तब कंपनी का कहना ये था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया में चाइना से ही मंगा रहे हैं, वही ऐसी कंपनी है जो बांग्लादेश से माल मंगा रही हैं, तो उस चीज़ का उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब इंडिया में भी क्योंकि कोरोना की वजह से हालत काफ़ी ख़राब है, तो सभी कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये कंपनी हो सकता है फिर भी कम इम्पैक्टेड रहे। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्राइस रेंज है, आप देख सकते हैं ये एक सैंपल है किस तरह से इनके प्रोडक्ट्स प्लेस हैं। जो हमने बात करी सफारी के सबसे चीप प्रोडक्ट्स हैं 400 से 2600 के बीच। जो अमेरिकन टूरिस्टर हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं 500 से 32। इनका जो ब्रांड है स्काई बैग्स उसके प्रोडक्ट्स हैं 580 से 4800 के बीच। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। वीआईपी के भी प्रोडक्ट्स हैं, आप ये हैंड बैग्स में देख सकते हैं और ये बैकपैक्स में देख सकते हैं। तो वीआईपी कैप्रीसी के रेंज आप देख सकते हैं 880 से 2500। ये हैंड बैग्स में आप देख सकते हैं और ब्रांड से काफ़ी चीपर है, या कह सकते हैं रीज़नेबल प्राइस्ड है, और यही इनकी स्ट्रेंथ है। ये रीज़नेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी हैंड बैग्स आपको दे रहे हैं, और सिमिलरली ये बैकपैक्स में भी। अगर हम इनकी ब्रांड पोर्टफोलियो का बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम इनकी ब्रांड्स के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। तो इनकी जो मेजर ब्रांड्स हैं वो है वीआईपी, स्काई बैग्स, कार्ल्टन, कैप्रीसी, एरिस्टोक्रैट और अल्फा। ये हर कैटेगरी में है, लेकिन ये लीटर इकोनॉमी सेगमेंट में है। अगर इनकी डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं तो इन्होंने 1971 में लॉन्च करी थी वीआईपी, जो कि इकोनॉमी टू प्रीमियम सेगमेंट में है। अल्फ़ा इन्होंने लॉन्च करी थी मास मार्केट के लिए। जो इनके अल्फ़ा और एरिस्टोक्रैट ब्रांड है ये बेसिकली फॉर मासेस हैं, ये लो प्राइस्ड ब्रांड्स हैं, एरिस्टोक्रैट एंड अल्फ़ा। उसके बाद जो इनकी ब्रांड आती है वो आती है वीआईपी, और जो इनकी प्रीमियम ब्रांड ने हमने बात करी वो है कार्ल्टन। और स्काई बैग्स इनकी जो ब्रांड है वो हमने बात करी थी, वो बेसिकली स्टाइलिश लगेज, बैकपैक्स टारगेटेड टूवर्ड्स यूथ, कॉलेज गोइंग लोगों के लिए है ये। और जो कैप्रीसी है वो इन्होंने मिड प्रीमियम हैंड बैग्स फॉर मॉडर्न वुमेन। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांड से डिफरेंट लोगों को केटर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस चला रही है, किस तरह से इन्होंने अपनी ब्रांड्स को पोजीशन करा, क्या इसकी हिस्ट्री थी, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ी, और किस तरह से कंपनी ने अपने नए प्लान्स लगाए। अब हम चलते हैं किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ करीब 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 220 रुपीज़ के करीब चल रहा है, और स्टॉक का P/20 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब काफ़ी अच्छे हैं। 38% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। सेल्स ग्रोथ भी 15% के करीब है। कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कंपनी के प्राइस में काफ़ी तकड़ी पिटाई हुई है। कंपनी का शेयर रिसेंटली 500 से गिर के 200 आ गया, और उसके पीछे मेन वजह ये है क्योंकि ये ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी तगड़ी हिट होने वाली है। अगर एयर ट्रैवल की बात करें तो बात करी जा रही है कि एयर ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली
50% ही रह जाएगा। तो इस वजह से हमने देखा है कि इस स्टॉक में भी काफ़ी मार पड़ी है और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो घट गई है, लेकिन स्टॉक की जो इनकम है वो भी हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली सेल्स कम रहेंगी एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, यानी कि FY21 में इनकी सेल्स भी कम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी हालांकि ग्रो कर रही थी, अच्छे से ग्रो कर रही थी, किस तरह से ये 300 करोड़ से अपना रेवेन्यू बढ़ा के ये 450-500 करोड़ तक ले गए हैं। हम लोग देख सकते हैं मार्जिन्स भी इनके पहले 12% रहते थे, बीच में एक अब्रेशन है जहाँ 19% आया, लेकिन फिर 9-13, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसिस्टेंटली 16-17% कर रहे थे मार्जिन्स भी। तो मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट था, इनके प्रॉफिट्स में भी इम्प्रूवमेंट था। लास्ट 3 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं 30+ करोड़ के करे, जो कि पहले ये जनरली नहीं करते थे। कंपनी का जो जून क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा रहता है, सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, और इस बार जून क्वार्टर इनका काफ़ी बुरा हिट होगा क्योंकि जून क्वार्टर में ज़्यादातर टाइम इंडिया लॉकडाउन के अंडर रहा है, इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही प्रेशर में रहेंगे। लेकिन शेयर में अच्छी गिरावट आ चुकी है और काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन है, लेकिन क्या अभी भी इस शेयर को ख़रीदना सही है, ये पॉइंट अभी हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। अगर इनकी बैलेंस शीट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि छोटी इक्विटी है, रिजर्व्स हैं, बोरोइंग कुछ नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कंपनी पे कोई डेट नहीं है, कोई ज़्यादा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी छोटी सी हैं। जो अदर एसेट्स हैं उसमें 896 करोड़। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो जो ये इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी लंबी साइकिल्स चलती है, अराउंड 90 to 100 डेज़ की साइकिल्स चलती हैं। तो ये अपने सप्लायर्स से भी वो साइकिल्स लेते रहते हैं, यानी कि इनके सप्लायर्स भी इन्हें 90 to 100 डेज़ की साइकिल देते हैं, और ये जब आगे माल सप्लाई करते हैं तो इनके भी पैसे इतने ही दिन बाद आते हैं। तो इस इंडस्ट्री में इसी तरह से इस वजह से इनकी जो अदर लायबिलिटी और अदर एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। अगर हम कैश फ्लोज की बात करते हैं तो ये कंपनी कुछ इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि ये बांग्लादेश प्लांट में अपना केपेक्स लगा रही है। हालांकि जो FY21 का इनका केपेक्स की उम्मीद है वो करीब 30 से 50 करोड़ की उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट साल कंपनी नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करे थे, लेकिन कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना केपेक्स पूरा कर लिया है। इनका जो बांग्लादेश प्लांट था वो भी पूरा हो गया, और अब इनका जो ज़्यादा केपेक्स है वो नहीं होगा, केवल 30-40 करोड़ का उम्मीद है कंपनी को केपेक्स होगा। कंपनी ने अपनी कॉल में ये भी कहा है कि अब वो एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपनी कैप्रिसी ब्रांड के अंदर, जो कि वीमेन सेंट्रिक होगी, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बैग्स की ख़रीदारी कर रहे हैं वो वुमेन लोग कर रहे हैं। तो वो वुमेन सेंट्रिक हार्ड एंड सॉफ्ट लगेज निकाल रहे हैं, जो कि एक गैप है एक ग्रोइंग मार्केट में, जो कि इन्हें लगता है विच इज़ ड्रिवन बाय वीमेंस पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में लेडीज़ भी काम करने जा रहे हैं, और वो बिज़नेस पे जा रहे हैं, वो ट्रैवल पे जा रहे हैं, और इसको देखते हुए उनके अंडर ये एक ब्रांड ला रहे हैं कैप्रिसी के अंडर ही। तो कंपनी इस तरह से और भी कुछ चीज़ें कर रही है जिसकी वजह से आगे जाके कंपनी अच्छा करेगी। लेकिन जो ट्रैवल इंडस्ट्री पे हिट लगा है उसकी वजह से कंपनी की सेल्स कम हो सकती हैं। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि इनकी भी 30 to 40% सेल्स या प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं अगर ये इस साल 125 करोड़ कर रहे हैं तो ये अगले साल भी 75 करोड़ जैसा तक ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर ये मानते हैं 125 करोड़ कर रहे हैं, इसमें हम 40% भी इनकी प्रॉफिट में डिक्लाइन लेते हैं, तो भी हम कहते हैं ये 75 करोड़ जैसा ज़रूर करेंगे। तो 75 करोड़ अगर ये करेंगे, और इस कंपनी के जो PE मल्टीपल्स रहे हैं, क्योंकि ये एक कंज्यूमर कंपनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करते हैं, और वर्स्ट केस सिनारियो अगर हम लेते हैं तो भी हम 40% की सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट ले रहे हैं। तो अगर हम इनको मॉडेस्ट 20 का PE देते हैं तो ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1600 की वैल्यू पे आती है। लेकिन ये एक एक्सट्रीम केस है, हमें नहीं लगता ये कंपनी इतनी चीप मिलेगी। तो अभी ये कंपनी करीब 3200 करोड़ के करीब है। अगर यहाँ से प्राइस में हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% का डाउन मिलता है तो ये एक वैल्यू पिक बनती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी सस्टेनेबल है, ये मार्केट लीडर है। जब भी डिमांड में रिवाइवल होगा तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी और ये शेयर भी काफ़ी तेज़ भागेगा। तो अगर हम PE की बात करते हैं तो इसको करीब 40 जैसा PE मिलता था जनरली, और क्योंकि डिमांड कम है तो हम कहते हैं कि अगर हम इसको 75 करोड़ पे इसको अराउंड 30 के अराउंड भी PE देते हैं तो हम कह सकते हैं 24 या 2500 पे कंपनी अच्छी लगती है।
तो ये 20-25% हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से अगर 20-25% गिरावट आती है तो ये शेयर एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएगा। तो अगर प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वो प्राइस पॉइंट आएगा 150 टू 170 रीजन्स के करीब। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 170 लेवल्स के पास और 120 लेवल्स के पास। तो ये इम्पॉर्टेंट वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है स्टॉक के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करनी है। तो कंपनी पे डेट नहीं है, अच्छी ब्रांड है, कंज्यूमर कंपनी है, तो कोई भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एक वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है 170 से 120 के बीच। हालांकि जब भी स्टॉक में इतनी तेज़ गिरावट आती है तो ऐसा उम्मीद करी जाती है कि एक और सेकंड लेग आएगी, तो उस सेकंड लेग में हम लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारा एक वैल्यू बाइंग जोन है जहाँ पे हम इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।